नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय अनंतनाग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को एटोट विधि पढ़ा चुका हूँ अभिगम ज्ञात करने के लिए। इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नेक्स्ट विधि, उसका नाम है चल सीमा या चल विस्थापन विधि। तो चल सीमा या चल विस्थापन विधि में देखिए क्या होता है कि इसमें ये एक तो है कैथोड पार्ट, और इसमें देखो सोर्स ऑफ करंट का ये एमीटर, मिली एम्पियर, ये कूलोमीटर, ठीक है। और ये लग रहा है एनोड पार्ट है ये, और ये है ऊपर का कैथोड पार्ट। दोनों में एक सिलेंड्रिकल नली निकल रही है, और इसमें जो विलेन ऊपर नीचे जाएगा एक्स से एक्स डैश रह जाएगा, और कितनी दूरी तय करेगा इसको माना एल सेंटीमीटर। उसका जो अनुपात काट है ए है, और इसमें सॉल्यूशन भरा HCl का। नीचे वाले में जो भरा है, नीचे वाले एनोड पार्ट में वो भरा कैडमियम का तो इलेक्ट्रोड है, और क्या भरा है इसमें कैडमियम का इलेक्ट्रोड और कैडमियम क्लोराइड का विलेन भरा है। इसमें ऊपर वाले में जो HCl का विलेन भरा है, इसमें जो इलेक्ट्रोड है वो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। तो देखिए इसका प्रोसेस, ये अभिगमनांक निर्धारण की प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि मीन्स इसमें अभिगमनांक चलते हुए दिखते हैं। हेटेरो विधि में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आयनों की गति को सीधे ही परीक्षित किया जाता है। इस विधि में प्रायोगिक विद्युत अपघट्य के अतिरिक्त एक अन्य अपघट्य पदार्थ का सूचक अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि सूचक अपघट्य का उपयोग कौन सी विधि में किया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि चल सीमा विधि या चल विस्थापन विधि में किया जाता है, बल्कि हिटोर्क विधि में ऐसा कोई उपयोग नहीं किया जा सकता। सूचक अपघट्य का एक आयन प्रायोगिक अपघट्य विलयन के एक आयन के समान होना चाहिए। सूचक अपघट्य में देखो, एक सूचक अपघट्य में क्या क्या गुण होने चाहिए। वो है, पहला गुण तो ये है कि सूचक अपघट्य का एक आयन प्रायोगिक अपघट्य विलयन के एक आयन के समान होना चाहिए। सूचक अपघट्य में उपस्थित दूसरा आयन का वेग प्रायोगिक अपघट्य के दूसरा आयन के वेग से कम होना चाहिए। ये दो। इस विधि में प्रायोगिक अपघट्य का ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करने के लिए इंडिकेटर सॉल्यूशन के रूप में कैडमियम क्लोराइड का यूज किया जाता है, ठीक है, CdCl2। अभी इस विधि में देखो मैकेनिज्म, क्रिया विधि क्या है इस विधि की। इस विधि में एपरेटस के रूप में एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ का यूज किया जाता है, जिसमें कैडमियम एनोड युक्त लोअर पार्ट में CdCl2 सॉल्यूशन, जबकि प्लेटिनम कैथोड युक्त अपर पार्ट में HCl सॉल्यूशन को भरा जाता है। जब 10 से 20 मिली एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी को निश्चित समय तक करण में प्रवाहित किया जाता है, तो H प्लस व Cd+ दो आयन H प्लस व कैडमियम प्लस 2 कैटायन कैथोड की ओर गति करने लगते हैं। तो एक निश्चित समय बाद दोनों विलयनों के मध्य एक सीमा x स्थापित होकर x डैश हो जाती है, क्योंकि दोनों की गति में क्या है, अंतर है। कौन ज्यादा जाएगा कौन धीरे जाएगा, तो एक पीछे रह जाएगा एक आगे निकल जाएगा। तो दोनों की जो गति है सीमा में अंतर होने के कारण दोनों में एक बाउंड्री स्थापित हो जाती है। तो कितना विस्थापन हुआ, 1 से 1 डैश तक। माना कि 1 से 1 डैश के मध्य की दूरी क्या है, स्मॉल l सेंटीमीटर है। यदि नलिका का अनुप्रस्थ काट a सेंटीमीटर स्क्वायर हो, स्मॉल a सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो प्रयोग में अपघटित HCl सॉल्यूशन का वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, तो लंबाई इंटू अनुप्रस्थ काट a इंटू l सेंटीमीटर क्यूब होएगा। कितना वॉल्यूम विस्थापित हुआ, वोटेड। यदि HCl विलयन की सांद्रता C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हो, तो HCl सॉल्यूशन के a इंटू स्मॉल a इंटू स्मॉल l सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में अपघटित HCl एक ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या क्या रहेगी। देखो, a इंटू l इंटू C डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम इक्विवेलेंट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आ गई होगी। ये 1 लीटर के लिए निकाली, ग्राम इक्विवेलेंट निकाले ना, तो अब C सांद्रता थी, वॉल्यूम ये था। तो देखिए अकॉर्डिंग टू फेराडे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन के अपघटन में 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रयुक्त होती है। अतः ये कितने, ये तो था 1 ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या। 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए तो होता है 1 फेराडे, तो अब कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, a इंटू एल इंटू C 1000 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोड के लिए प्रयुक्त धारा कितनी रहेगी, इंटू F कर दो, फेराडे से मल्टीप्लाई कर दो। यदि प्रयोग के दौरान, ये आगे अपने पास धारा, यदि प्रयोग के दौरान विलयन में कुल
Q इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो तथा H प्लस का ट्रांसपोर्ट नंबर T प्लस हो तो H प्लस आयन के द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा आवेश T प्लस इंटू क्यू फैराड है। अब Q तो आगे अपने पास ये किसकी इक्वल होगी, इसके इक्वल फ्रॉम क्वेश्चन 23। अब देखो T प्लस जैसे आया Q नीचे आ गया। टोटल करंट फ्लो इन द सॉल्यूशन, सी कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन, एरिया और डिफरेंस ए एल सी क्यू के मान ज्ञात होने पर उपरोक्त समीकरण की सहायता से केटाइन के ट्रांसपोर्ट नंबर की गणना की जा सकती है तथा टी प्लस का मान निम्न इक्वेशन में रखकर एनायन के ट्रांसपोर्ट नंबर टी माइनस का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। तो टी प्लस बराबर 1 माइनस टी माइनस। अब देखो ये तो अब तक पढ़े थे अपन, दो विधि पढ़ी है नॉर्मल बिहेवियर पे। अब एब नॉर्मल वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर, यदि प्राय किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के ट्रांसपोर्ट नंबर का मान 0 से अधिक लेकिन इकाई से कम होता है, ऑर्डर क्योंकि दोनों का योग एक रहता है तो इकाई से कम रहेगा ही रहेगा, तथा विलयन में उपस्थित धनायन ऋणायन का विद्युन्नांक का इकाई होता है, यह पड़ता है। लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में यदि ट्रांसपोर्ट नंबर की वैल्यू 0 या नेगेटिव हो जाए तो इसे अभिगमनांक का असामान्य मान कहते हैं। इसे समझने के लिए कैडमियम आयोडाइड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं जो अपने आयनों में निम्न प्रकार से विजित होता है। जैसे कि अगर कैडमियम आयोडाइड डिसोशिएट होएगा अपने आयनों में तो कैडमियम प्लस 2 प्लस आयोडीन के 2 माइनस बनेंगे। इस प्रकार साम्यता कैटायन कैडमियम प्लस 2 एनायन आई माइनस पाए जाते हैं। लेकिन यदि इस विलयन में एनायन आई माइनस की अतिरिक्त मात्रा मिला दी जाए तो ये अतिरिक्त एनायन आई माइनस विलयन उपस्थित कैडमियम के साथ संयोग कर लेते हैं और संकुल यौगिक में बदल जाते हैं। देखो जैसे ही अगर उतने ही आयन थे जितने डिसोशिएट हुए थे 2 आई माइनस, तब तो ये कैडमियम आयोडाइड था CdI2। लेकिन अगर मैंने 2 आयोडीन और अतिरिक्त मिला दिए आयोडाइड आयन तो क्या बन गया CdI4 का I4 2 माइनस, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, कॉम्प्लेक्स आयन बन गया। अब कॉम्प्लेक्स आयन बन गया तो आयन ही खत्म हो गए, एक कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट आएगा। इस प्रकार सॉल्यूशन में मुक्त कैटायन कैडमियम प्लस 2 समाप्त हो जाते हैं जिससे उनका अभिगमनांक का मान भी 0 हो जाता है और इसे ही एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं। ठीक है, इससे आगे का पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।